Hello students, so far we have completed our first book of 12th class of physics. फिजिक्स की फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज़ ऑल ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी कि इस पैंडेमिक के टाइम पे भी हम अपना सिलेबस हाफ सिलेबस या हाफ से भी ज़्यादा सिलेबस कहूँगा, क्योंकि जितना भी सिलेबस सीबीएसई ने कम किया है, रिड्यूस किया है, वो आने वाले पार्ट्स में से कम किया है। तो हमने आधे से ज़्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और ना सिर्फ फिज़िक्स में बल्कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में वो कंप्लीट हुआ है। दैट इज़ ओनली ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। सो वी शुड सैल्यूट दिस टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल सही है कि इस पैंडमिक से पहले इंसान को अपने सेल फ़ोन का सही इस्तेमाल नहीं मालूम था कि एक्चुअली उसका यूज़, इफ़ेक्टिव यूज़ क्या है उसका। इस पैंडमिक के बाद उसका इफ़ेक्टिव यूज़ पता चला है। चलिए, तो फर्स्ट बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यहाँ से तो कंप्लीट हो ही चुका है, आई होप आप लोग भी कंप्लीट कर लेंगे, उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेकेंड बुक। और जैसा कि मैंने कहा था कि सीबीएसई ने आने वाले पार्ट में से ही सिलेबस रिड्यूस किया है, तो सीबीएसई ने जो ऑप्टिक्स चैप्टर है, ऑप्टिक्स, उस ऑप्टिक्स में दो पार्ट में स्टडी होती है, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में से जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो कम्प्लीटली हटा दिया है। रिफ्लेक्शन से ही स्टार्ट होती थी रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और वही पार्ट हटा दिया गया है, कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो अब स्टार्ट कहाँ से होगा सिलेबस? सिलेबस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन पार्ट हट चुका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले ज़रा रिफ्लेक्शन को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन थी, एक्चुअली वो डेफिनेशन क्या थी? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये कहती है, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन ए ऑब्जेक्ट देन इट बाउंसेस बैक फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ स्मूथ। अगर वो एक स्मूथ सरफेस है तो वहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी वो, ठीक है, विद इन द सेम मीडियम। एक सेम मीडियम में जिस मीडियम से आई थी वहीं वापस लौट जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये नहीं कहती। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहती है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कब ट्रांसमिट हो सकती है? आपके पास मीडियम ऐसा होना चाहिए। कौन सा मीडियम? ग्लास, लेंसेज। तो ये जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है, यहाँ से लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम कौन सा है? इसका ग्लास का है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रांसमिट होती है, जब जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बात समझ में आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए मैं ये चेयर हटा देता हूँ यहाँ से, बिकॉज वी नीड, एज यूजुअल आई नीड ओपन एरिया। चलिए तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन लाइट ट्रांसमिट्स फ्रॉम one medium to another, it is called reflection of light. This is called a reflection of light. चलिए, अब रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन के कुछ नियम कानून थे वैसे ही इसके भी हैं। उन पे हम पहुँचें उससे पहले कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हर मीडियम की अपनी एक अलग करेक्टरिस्टिक होती है। वो करेक्टरिस्टिक क्या है? कोई भी मीडियम है, फॉर एग्जांपल वाटर है, एयर है, ग्लास है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं? जैसे ग्लास है, तो ग्लास अगर एक सॉलिड है, एयर गैस है, वाटर लिक्विड है,
अगर ये लिक्विड, गैस और सॉलिड का सिस्टम है तो इसका मतलब है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास में होंगे, लिक्विड में थोड़ा दूर होंगे और गैसेस में ज़्यादा दूर होंगे। तो जब लाइट वे एक मीडियम तो ये तीन ही रहेंगे। हम ग्लास में भी अलग अलग मीडियम देख लेते हैं, जैसे डायमंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ग्लास में भी क्राउन ग्लास हो गया, और वाटर में, लिक्विड में भी अलग अलग लिक्विड होते हैं। वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिक्सचर हो गया, ऑयल, अल्कोहल हो गया, तो अलग अलग लिक्विड्स हैं। तो जब लाइट वे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हर मीडियम की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। हर मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर लाइट वे एयर से पास हो रही है, एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ दूर दूर हैं, और एयर से ये लाइट जा रही है कहाँ, वाटर में, ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। मैं ब्लू से बना देता हूँ वाटर के मॉलिक्यूल्स। पास पास हैं। अच्छा, वाटर के भी बाद ये कहाँ जाती है, ये ग्लास में चली जाती है। ग्लास के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास पास, बिल्कुल ही पास पास ये तो। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम। तो जब ऐसा पैटर्न होता है, मैं मीडियम या अलग अलग बना रहा हूं और लाइट वे कहीं यहां से आती है, दिस इज लाइट वे, तो उसकी स्पीड जो एयर में होगी, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो उसकी जो स्पीड एयर में होगी, क्या उतनी ही स्पीड वाटर में होगी? नहीं होगी, क्योंकि स्पीड डिपेंड करती है किसी भी चीज़ की कि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप एक हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, फिर उसके बाद एक आप लिंक रोड पे आ गए, और लिंक रोड के बाद आप स्ट्रीट पे आ गए। लिंक रोड पे थोड़ी भीड़ भाड़ है और स्ट्रीट पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो आपकी स्पीड जो है वो हाईवे से लिंक रोड और लिंक रोड से स्ट्रीट पे कम होती ही जाएगी। ऐसा ही लाइट के साथ होता है। जब वो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी डेंसिटी कम है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं क्या, वेवर मीडियम। कौन सा मीडियम है? वेवर मीडियम है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स जिनकी डेंसिटी इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, इसको हम बोलेंगे क्या, डेंसर मीडियम। क्या बात समझ में आ गई बात? तो हमेशा जब लाइट वेवर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड हमेशा कम हो जाया करती है। क्या बात समझ में आ गई? डेंसर से और ज़्यादा डेंसर में आ जाएगी तो और ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन लाइट की एक खासियत होती है, वो खासियत क्या है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर्स हैं। तो ये लाइट वेव जब जैसे ही बाहर निकलेगी, ग्लास से ये एयर में जैसे ही बाहर निकलेगी, तो लाइट की खासियत ये है कि जितनी प्रॉपर्टी इसकी, जितनी स्पीड इसकी एयर में थी, उतनी ही स्पीड इसकी वापस से ग्लास से निकलते ही एयर में हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ग्लास में अगर इसकी स्पीड कम हो गई तो इसकी स्पीड कम बनी ही रहेगी। क्या समझ में आ रही? क्या क्लियर हो रही है? तो यहाँ से दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। वो कंक्लूजन पहला ये है कि जब भी लाइट वेव मीडियम से डेंसर में आएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जैसे ही डेंसर से वापस से लेस डेंसर में जाएगी या वेव मीडियम में जाएगी तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्या क्लियर हो गई बात? तो दो कंक्लूजन हम यहाँ लिख लेते हैं। When light ray passes through passes to या enters
denser medium from wave medium, its velocity will decrease। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लाइट वे कहाँ जा रही है? एंटर्स डेंसर मीडियम फ्रॉम वेव मीडियम एंड वेलोसिटी विल गेट डिक्रीज। क्या समझ में आ गई बात? दूसरी चीज इसका उल्टा, लाइट वे, ये फर्स्ट पार्ट हुआ एंड दिस इज सेकंड पार्ट। लाइट वे एंटर्स वेव मीडियम from denser medium its velocity will increase। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कब, कहाँ से जाएगा? डेंसर मीडियम में जाएगा, वेव मीडियम में जाएगा डेंसर से, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, तो इसका मतलब है कि जब भी लाइट वेट लेस डेंसर, कम डेंसर मीडियम से ज़्यादा डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब ज़्यादा डेंसर मीडियम से कम डेंसर मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, जब भी लेस डेंसर मीडियम से मोर डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब भी मोर डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में जाएगी, फॉर एग्जांपल ग्लास टू एयर, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए, आपके पास मीडियम कई सारे हैं। अगर एयर में भी बात की जाए तो एयर में, एयर का भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अगर एयर का कॉम्बिनेशन बदल जाए तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने गलत वर्ड बोल दिया, थोड़ा पहले बोल दिया, ठीक है, तो उसमें भी फर्क आ जाएगा। लिक्विड में भी अलग अलग मीडियम है। लिक्विड में वाटर है, अल्कोहल है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। सॉलिड में भी ग्लास है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ट्रांसपेरेंट है, जिनसे लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। ग्लास है, डायमंड है, क्राउन ग्लास है, तो इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो सवाल यह है कि किस मीडियम से किस मीडियम में एंटर हो तो लाइट की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक अलग से टर्म बनाया हुआ है। दैट टर्म इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? ये दो चीजें बताता है। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी मीडियम से जब लाइट रे किसी मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड हमेशा कम हो जाती है या बढ़ जाती है, डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम से किस में जा रही है। अगर वेव मीडियम से डेंसर में जा रही है तो स्पीड कम होगी, अगर डेंसर से वेव मीडियम में आ रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक तो स्पीड के बारे में बताता है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी लाइट रे किसी वेव मीडियम से डेंसर में आती है तो वो लाइट रे हमेशा बैंड हो जाया करती है, वो हमेशा बैंड हो जाती है, ठीक है। बैंड कहाँ होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही ये बाहर निकलती है डेंसर से वापस से वेव में, तो ये फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाती है। ये चीज़ आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले ये चीज़ मैं बता दूंगा आपको कि लाइट वे हमेशा बैंड होती है। जब वो डेंसर वेव मीडियम से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, और डेंसर से वेव मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाती है। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? चलिए, तो एक चीज़ और लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेडिंग डालने से पहले। Light will bend towards normal
टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन गोज वेव टू डेंसर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन गोज डेंसर टू वेव। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हो गई बात? चलिए, अब सवाल ये है कि ये जो लाइट बेंड हो रही है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ही क्यों बेंड हुई? जब ये वेवर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ही क्यों बेंड हुई, या डेंसर से जब वेवर मीडियम में गई तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ही क्यों बेंड हुई? इसका आंसर आपको वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट की हेल्प से भी मिलता है, लेकिन यहाँ हम किसी और हेल्प से भी दे सकते हैं। वो हेल्प क्या है? देखिए, लाइट की स्पीड होती है c और c इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, अब अगर लाइट की स्पीड कम हो रही है जब वो किस में जाती है? वेव टू डेंसर। लाइट की स्पीड अगर कम हो रही है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट बनी रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज कभी भी नहीं होती। लेकिन क्या चेंज होता है? उसकी वेवलेंथ कम हो जाया करती है। ठीक है, इसका मतलब है कि c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। c कम हुआ तो लैम्डा कम हो जाएगा, और अगर c ज़्यादा होता है मींस जब लाइट वेव डेंसर टू वेव मीडियम में जाती है तो लैम्डा इंक्रीज हो जाता है। अब सवाल ये है कि लैम्डा के इंक्रीज होने की वजह से ये इसके बैंड होने का क्या रिलेशन है? तो देखिए जरा, ये ग्लास है डेंसर मीडियम, ये एयर है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसको हमने कुछ इस तरह से बना लिया लाइट को। ये लाइट वेव आ गई, जैसे ये आई है, ये एक इस तरह से लाइट वेव आ गई। अब लाइट वेव जब यहाँ आई इस तरह से, तो जैसे ही ये डेंसर मीडियम में गई तो डेंसर मीडियम में जाते ही इसकी स्पीड कम हो गई। अगर स्पीड कम हो गई तो वेवलेंथ भी कम हो गई। वेवलेंथ किस साइड से कम होगी? अब आपके पास दो पार्ट हो गए। ठीक है, तो एक तो हो गया ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट हो गया। अगर लाइट वेव यहां से एंटर हुई है तो वेवलेंथ इस वाले पार्ट की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इस वाले पार्ट की नॉर्मल बनी रहेगी जब तक लाइट वेव इस वाले पार्ट, ये वाला पार्ट इसमें एंटर नहीं होता। तो इसका मतलब अगर यहाँ की वेवलेंथ कम हो गई, एक मिनट वापस से बना देता हूँ, तो ये वेवलेंथ अगर इस तरह से कम हो गई और ये एज इट इज बनी गई, तो ये लाइट वेव जो सीधी जा रही थी वो सीधी ना जाके इस तरह से बैंड हो जाएगी। बेसिक सी बात है कि जिस तरफ से लाइट वेव यहाँ पे जहाँ वेवलेंथ कम हुई है, जिस पार्ट की वेवलेंथ कम हुई है, लाइट वेव उसी तरफ बैंड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल चेयर के 4 पाए हैं और एक को अगर कम कर दिया जाए तो चेयर उसी तरफ टिल्ट हो जाती है। अब अगर ये लाइट वेव यहाँ से बाहर निकल रही है इस तरह से, तो जो पार्ट पहले निकलेगा उस पार्ट की वेवलेंथ बढ़ेगी। तो ये टिल्ट इस तरफ हुई थी, अब ये वाला पार्ट जब बाहर निकला तो इसकी वेवलेंथ क्या हो गई? इसकी वेवलेंथ बढ़ गई, इसकी वेवलेंथ अभी भी कम है और ये वापस से बैंड हो गई। किसने? इस डायरेक्शन में। तो देखिए ये नॉर्मल बनाया आपने, जब लाइट वे आई तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई और जब लाइट वे बाहर गई तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई। क्या ये फंडा समझ में आ गया? क्या क्लियर हो गई बात? तो हमेशा लाइट वे जो है वो बैंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, और हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है जब डेंसर टू रेयर मीडियम में आती है। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, दैट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया
तो जितनी देर में मैं वेब कर रहा हूँ आप इसको बैक कीजिए वीडियो को और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको नोटबुक में लिखनी हैं। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि किसी भी मीडियम में जब लाइट रे एंटर होगी तो उसकी स्पीड कितनी कम या कितनी ज़्यादा होने वाली है, और उसी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो लाइट रे कितनी बेंड होगी। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो ये शो करता है कि लाइट रे कितनी बेंड होगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, इट इज ए नंबर which shows how much a light is bent, कितनी वो लाइट बैंड हुई है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। बनाया कैसे जाता है म्यू को, कि आप यू बनाएंगे और यू बनाने के बाद जहां से आपने यू बनाना शुरू किया था वहीं से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज म्यू। बोलते क्या है इसको? म्यू। क्या बात समझ में आ गई? अब लिखा कैसे जाता है इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा कैसे जाता है? तो हमेशा देखिए, याद रखिए कि ये आपके पास कोई मीडियम है, लाइट रे यहां से आ रही है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल एयर, एंड इट इज मीडियम 1 एंड दिस इज ग्लास मीडियम 2। ठीक है, चलिए, अब लाइट रे एयर से ग्लास में आई, इसका मतलब वे मीडियम से डेंसर में आ रही है, तो लाइट रे जो है वो बेंड हो जाएगी किस तरफ? इस तरफ। तो वर्ड्स नॉर्मल जाना ऐसा चाहिए था, तो वर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखी जाएगी इसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम की लिखी जाती है जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। क्या समझ में आ गई बात? जिस भी मीडियम में लाइट वे एंटर कर रही है हमेशा उस मीडियम में लिखी जाती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में लिखी जाती है, हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में लिखी जाएगी। जैसे कि हम रिलेटिव डेंसिटी लिखते थे, तो रिलेटिव डेंसिटी हमेशा वाटर के रेस्पेक्ट में लिखी जाती थी, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में लिखी जाती है। तो किसके रेस्पेक्ट में लिखी जाती है? इट विल ऑलवेज रिटन टू द रेस्पेक्ट ऑफ एयर, एयर के रेस्पेक्ट में हमेशा लिखी जाती है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अब देखिए इसको बनाए, इसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इट विल बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से शो किया। ठीक है, अब देखिए, अब इसके म्यू के लोअर सब्सक्रिप्ट और अपर सब्सक्रिप्ट पे हम अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे। लाइट वे जा कहाँ रही है? ग्लास में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, लाइट वे आ कहाँ से रही है? एयर से आ रही है, तो इसका मतलब एयर टू ग्लास हो गया। क्या समझ में आ गई बात? इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ग्लास तो हमेशा यही लिखा जाएगा, कई बार कुछ बुक्स में आप ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, कुछ बुक्स में आप ऐसा लिखा हुआ देखेंगे। कैसे भी लिख लीजिए, कहीं से भी गलत नहीं है वो। क्या बात समझ में आ गई? मुझे ये तरीका आसान लिखा, मैंने इससे लिख दिया। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है कि लाइट वे कितनी बेंड होगी और उसकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी। तो स्पीड कितनी कम होगी उसके लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे। वो कैसे? देखिए, जो चीज अपर सब्सक्रिप्ट में है उसको आपने ऊपर लिख दिया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्या बात समझ में आ गई? डिवाइडेड बाई जो लोअर सब्सक्रिप्ट में है उसको लिख दिया स्पीड ऑफ लाइट
इन ग्लास। ये तो ग्लास हुआ, लेकिन कोई और मीडियम होता यहां तो उसके लिए लिख देते। क्या समझ में आ गई बात? हमेशा इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है। क्या क्लियर हो गई बात? जितेंद्र सर वो बुक देना साइंस की। देखिए मैं आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस लिखा देता हूं। 10th क्लास की बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं यहाँ पे, तो मैं आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग मीडियम्स की लिखा देता हूं। देखिए देखिए दिस इज मीडियम एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये सारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा विद रेस्पेक्ट टू एयर होती हैं। तो देखिए सबसे पहले एयर या वैक्यूम होती हैं, तो एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी दैट इज क्या? 1। वो क्या है? 1। चलिए नेक्स्ट वाटर। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज 1.33 और यू कैन राइट इट एज 4/3। मैंने जैसा कि कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है इसको। चलिए वाटर की आ गई। उसके बाद अल्कोहल की। अल्कोहल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.36। उसके बाद ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। नेक्स्ट और क्या है? उसके बाद डायमंड, मतलब इतने ही आपको जरूरत पड़ने वाली है तो मैंने वही लिखा दिए हैं। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम 2.42। एक और मैं लिखा देता हूं यहां पे, केरोसिन, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में ये आ जाता है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। तो अलग अलग मटेरियल्स हैं, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इनकी गिवन है। चलिए तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू डायमंड, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालनी है। कहां से कहां जा रही है? ग्लास टू डायमंड, तो आपको डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे निकालनी है कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी। तो देखिए आप अगर इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? ग्लास टू डायमंड। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नहीं मालूम, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड नहीं मालूम, तो आपको हमेशा सबसे पहले आपको ग्लास और डायमंड को दोनों एयर के रेस्पेक्ट में लिख लीजिए। तो वो कैसे लिखा जाएगा? वो कैसे? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या समझ में आ गई बात? नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर होता है दैट इज व्हाट? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर दैट इज 2.42। अब आपको निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आना चाहिए। तो कैसे करेंगे आप? देखिए इसका अगर आप निकालेंगे सो इट विल बी हैविंग वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। डायमंड का, अब ये देखिए ग्लास 4th टर्म है तो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये आ गया आपका क्या? डायमंड का क्या हो गया?
2.42 डिवाइडेड बाई 1.5। तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, जो भी आप डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे वो ग्लास के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग निकाले जाते हैं। आपको नहीं मालूम कि दोनों का क्या है, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आप अगर डायरेक्ट निकालते तो आप 2.42 को 1.5 से 1.5 को 2.42 से डिवाइड कर देते, तो आपके पास वैल्यू अलग आ जाती, गलत आती वैल्यू आपके पास। ठीक है, यहां पे वैल्यू आपके पास सही आएगी। ठीक है, यहां आपके पास 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, मतलब कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1 पॉइंट समथिंग ऑफ ग्लास। लेकिन अगर आप 2.42 से डिवाइड करते 1.5 को तो आपके पास आंसर आता है 0 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 0 पॉइंट समथिंग टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो वो आंसर गलत हो जाता। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जैसे आपने रिफ्लेक्शन के कुछ नियम, कुछ कानून पढ़े थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी कुछ नियम, कुछ कानून, कायदे होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 2 ही हैं इसमें रूल, 2 ही रिफ्लेक्शन में भी हुआ करते थे। याद करिए जरा, रिफ्लेक्शन में क्या होते थे? I इज इक्वल टू आर, है ना, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। दूसरा सेकेंड वॉज एंगल I नहीं, इंसिडेंट वे, रिफ्लेक्टेड वे एंड नॉर्मल लाइज ऑन इन द सेम प्लेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे नेक्स्ट इज व्हाट? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लाइट वे, इसके भी 2 लॉज हैं, फर्स्ट और सेकंड। लाइट वे जब भी वेव मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो बैंड हो जाती है। सवाल ये है कि वो कितना बैंड होती है। तो ये जो बैंड होने वाला फंडा है, एंगल वाला फंडा है, दैट वाज गिवन बाय स्नेल एंड दिस इज व्हाट? स्नेल्स लॉ। इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या बोलती है? स्नेल्स लॉ इज दिस एंगल इज I, दिस एंगल इज R, so this sin I डिवाइडेड बाई sin R, साइन का ही एंगल लिया गया है, sin I डिवाइडेड बाई sin R विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा ये, इन दोनों का रेशियो। अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर हटा दिया जाए तो हम क्या कहें? sin I शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ sin R। लाइट की बात हो रही है और लाइट ही चली गई, sin R। तो अगर आप कांस्टेंट यहां से हटा दें दैट मींस sin I विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin R। हालांकि ये आपको नहीं लिखना है, लिखना यही है, ये समझाने के लिए है कि साइन ऑफ I विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ R। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। किसके टर्म में? साइन के टर्म में। कॉस क्यों नहीं लिया? टेन क्यों नहीं लिया? देखिए साइन क्या बताता है? साइन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो आपको ये वाले डिस्टेंस की जरूरत होती है। लेकिन अगर कॉस की बात करें तो वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो नॉर्मल बेस क्या हुआ? नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल से क्या लेना देना हमको? हमें ये लेना देना है कि वो लाइट वेव्स कितने एंगल से आ रही है। सो इट विल बी गिवन बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड दैट कैन ओनली बी गिवन बाई साइन। वो साइन की ही हेल्प से दिया जा सकता है। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, सो यहां पे हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ रेशियो ऑफ sin I and sin R will be equal to refractive index of material। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ वही है जो रिफ्लेक्शन में होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्टेड वे, इंसिडेंट वे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। यहां क्या हो जाएगा? इंसिडेंट वे, रिफ्लेक्टेड वे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन।
इसको आप अपने आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ आज लेक्चर कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वहां से हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।